मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज जो कोलालमपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं राइट वे इंडिया। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज MH370 को मलेशिया के कोलालमपुर शहर से चाइना के बीजिंग शहर में जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर चाइनीज यात्री थे। दोनों पायलट एक्सपीरियंस थे। एक का नाम था कैप्टन जहारी अहमद शाह। इनका जो एक्सपीरियंस था वो 35 इयर्स का था, जबकि दूसरे का नाम था फारूक अब्दुल अहमद। इनका एक्सपीरियंस था 7 साल का। प्लेन 11 साल पुराना बोइंग 77 था। इस जहाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी जो मलेशिया के कोलालमपुर शहर से चाइना के बीजिंग शहर जा रही थी। ये सफ़र 5 घंटे और 34 मिनट का था, लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी प्रकार से नॉर्मल नहीं था। इस फ्लाइट में 2 घंटे 15 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया था। एक्चुअली ये एक रूटीन प्रोसेस है ताकि किसी भी इमरजेंसी में एक्स्ट्रा फ्लाई कर सके। डिलीवरी मैनेजर 370, गुड मॉर्निंग। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight number 340 to Beijing. 8 मार्च 2014 को रात के 12:42 पर टेक ऑफ किया और पायलट लगातार ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही पायलट ने डायरेक्शन साउथ चाइना सी की ओर कर दी। ठीक 20 मिनट के बाद ठीक 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेज दी। ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार को भेज देता है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट के बाद यानी 1:19 पर जब फ्लाइट 370 मलेशियन जुरिडिक्शन से निकलकर वियतनाम की जुरिडिक्शन में जाने लगी तो कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने आखिरी बार कांटेक्ट किया। इसका मतलब था फ्लाइट 370 को वियतनाम के ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करना चाहिए। पायलट ने मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया। ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही कैप्टन साहब को कि ये मैसेज लास्ट होने वाला है। ये वो टाइम था जब फ्लाइट को पूरे 37 मिनट हो चुके थे। अब होता यूं है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी एयरपोर्ट के कंट्रोलर टावर के कांटेक्ट में रहता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन नॉर्मल चल रहा था। अब नॉर्मल सा होने लगा था। मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद जहाज रडार से गायब हो जाता है, यानी कि कोलालमपुर और वियतनाम दोनों के रडार से प्लेन गायब हो गया था। ये बात कोलालमपुर टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। उनको यह था कि अब फ्लाइट 370 वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कांटेक्ट में है। लेकिन जब वियतनाम के हो ची एयर कंट्रोलर ने देखा कि फ्लाइट गायब हो गई है तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आगे से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 18 मिनटों तक हो ची मिन टावर फ्लाइट 370 से कांटेक्ट करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हो ची मिन टावर ने कोलालमपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन के बारे में बताया। अब नॉर्मल इस सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करना होता है, लेकिन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे 4 घंटों के बाद एयरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर सेंटर को इन्फॉर्म किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे। यही वो समय था जब फ्लाइट 370 को लैंड करना था, लेकिन ट्रैफिक टावर को ये उम्मीद थी कि फ्लाइट 370 अपने समय पर पहुंच जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह के 6:32 पर
ठीक उसी जगह पर जहां से प्लेन गायब हुआ था वहां एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्री की 14 शिप और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट 370 को गल्फ, थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी की बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से प्लेन का वहां पर कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। इस वक्त तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। टीवी, न्यूज़पेपर, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया सब जगह पर यही खबर दिखाई जा रही थी। इस दौरान कई देशों की कई इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई थी। प्लेन का अचानक से रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर इस एरिया में जहाज क्रैश भी करता तो भी उसका ना कहीं उसका सुराग जरूर मिल जाता। अगले पूरे 4 दिनों तक ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कोई भी खबर नहीं मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 8 मार्च रात के 1:21 पर जब फ्लाइट 370 गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के रडार पर अगले 1 घंटे तक वो शो होती रही। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज ने चंद मिनटों के लिए राइट पे जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ रुक कर गया। पूरे 31 मिनटों के बाद मलेशिया के शहर को क्रॉस किया, फिर मलाक्का स्टेट की तरफ यू टर्न कर गया। आखिरी बार फ्लाइट 370 को इंडियन ओशन में इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इसके बाद MS-370 गायब हो गया। पूरी टीम इस रहस्य को सुलझाने में लगी रही कि प्लेन गया तो गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज तंग कर रही थी कि प्लेन बीजिंग की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर गया। अब टीम इंडियन ओशन में इस हिस्से में ढूंढना शुरू कर गई। प्लेन का यहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। कुछ दिन बाद एक और खबर मिली और उसने पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो गायब 2:22 पर गायब हो गया, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ अपडेट करते चले कि बोइंग प्लेन के लिए ये एक नॉर्मल बात। जब प्लेन का खुद का एक सिस्टम खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट के साथ संपर्क में रहता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव डाटा की मदद से एक्सपर्ट ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो फ्लाइट 370 का अगले मूव का भी पता चला। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद प्लेन ने एक बार फिर यू टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 पर प्लेन आखिरी बार कोशिश की। ये MS-370 से आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ने किसी भी सैटेलाइट से कांटेक्ट नहीं किया और ना ही वो किसी रडार पर शो हुआ। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि जहाज 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व के ऊपर जहाज का कनेक्शन टूटा है। कोल्हापुर से इस लोकेशन तक पहुंचने में ठीक पूरे 8 घंटे लगते हैं और जहाज में टोटल फ्यूल भी इतना ही था। तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि MS-370 इसी लोकेशन पर फ्यूल ख़त्म होने के कारण क्रैश हो गया होगा। इंडियन ओशन का ये एरिया पूरे भारत से भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MS-370 को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था। जब तक प्लेन नहीं मिलेगा उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि क्रैश होने से पहले जहाज के अंदर क्या हो रहा था। ये ऑपरेशन 3 सालों तक चलता रहा और इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। 3 साल बाद आखिर डीप सी ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और इसमें एक $160 मिलियन का खर्च आया। लेकिन 2015 में यानी कि प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का फ्लोरॉन तैरता हुआ आइलैंड की यूरेनियम ऑफ द सैफ्रॉन पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो प्लेन को लैंड कराने में बहुत काम आता है। प्लेटफॉर्म पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस वक्त
प्लेन पानी में क्रैश हुआ होगा उस समय ये फ्लैपरोन एक्सटेंड नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि पानी में क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल पानी में जा गिरा होगा। अगले कई सालों के दौरान जहाज के कई हिस्से अफ्रीका में मिले, लेकिन आज तक प्लेन के पायलट और प्लेन के यात्रियों का नहीं पता लगा। ये प्लेन एक पहेली बना हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक फेलियर के कारण प्लेन क्रैश कर गया होगा। खैर, असल कहानी का तो ब्लैक बॉक्स से ही पता चलता, जो प्लेन के साथ साथ कहीं समुद्र में गुम हो गया। MS-370 के गायब होने के 8 साल बाद Feb 2022 में एक बार फिर से जहाज के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर ने ये दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उन्होंने प्लेन की रियल लोकेशन का पता लगा लिया है, और रिचर्ड ने जो लोकेशन बताई है वो भी इसी पिन पॉइंट इंडियन ओशन में है। रिचर्ड का मानना है कि मेरी बताई गई लोकेशन पर ठीक 4000 मीटर नीचे मलेशियाई MS-370 जहाज है। ये उतना नीचे है जितना कि पूरा टाइटैनिक जहाज पूरे 74 साल की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी। अब मलेशियन अथॉरिटी इस इंजीनियर की बात को कितना सीरियसली लेती है वो तो समय ही बताएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।